गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विजय शंकर मालव बीएससी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही बेसिक यूनिट लेके आया हूँ, जिसका आप ऑनलाइन स्टडी कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पर। तो पहले मैं आपको यूनिट स्टार्ट करने से पहले जो बीएससी फाइनल ईयर का सिलेबस है वह बताना चाहूँगा। तो आपने जैसे बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा, बीएससी सेकंड ईयर में पढ़ा और अब बीएससी थर्ड ईयर में पढ़ोगे, तो प्रत्येक ईयर में 3-3 पेपर होते हैं। वैसे आपके थर्ड ईयर में 3 पेपर हैं। इसमें से जो फर्स्ट पेपर है उसका नाम है प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। इस मतलब पादप कार्यकी और बायोकेमिस्ट्री मतलब जैव रासायनिकी। इसी प्रकार पेपर सेकंड है इकोलॉजी एंड फाइटोजियोग्राफी। इसमें इकोलॉजी के बारे में और पादप का राजस्थान में और इंडिया में जहाँ पर भी डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी हम जियोग्राफी का स्टडी करेंगे। इसी प्रकार जो पेपर थर्ड है वह है बायोटेक्नोलॉजी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट। इसमें हम बायोटेक्नोलॉजी के बारे में या जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में या टिश्यू कल्चर जैसी जो टेक्निक्स थे उनके बारे में पढ़ेंगे। और यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट मतलब विभिन्न पादपों की जो उपयोगी जो संरचना है, भाई पादप क्या क्या इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के हो सकते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। मतलब इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के पादपों का अध्ययन यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स के अंतर्गत करेंगे। बायोटेक्नोलॉजी का अध्ययन पेपर थर्ड के अंदर करेंगे। मतलब बायोटेक्नोलॉजी और यूटिलाइजेशन ऑफ प्लांट्स इनके स्टडी पेपर थर्ड के अंदर करेंगे। तो हम आज जो स्टार्ट करने वाले हैं, जो यूनिट स्टार्ट करेंगे वो हमारी पेपर फर्स्ट से रहेगी। और आपको पता है कि जो प्रत्येक पेपर है उनमें 5 यूनिट्स होती हैं। पेपर फर्स्ट में भी 5 यूनिट रहेगी, पेपर सेकंड में भी 5 यूनिट रहेगी और पेपर थर्ड में भी 5 यूनिट्स रहेगी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पेपर फर्स्ट की यूनिट सेकंड, और इसका नाम है फोटो सिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। तो इसे आपने छोटी क्लासों में 11-12 के अंतर्गत भी पढ़ा हुआ। तो हम आज फोटो सिंथेसिस स्टार्ट करेंगे। तो फोटो सिंथेसिस स्टार्ट करने के पहले हम प्लांट फिजियोलॉजी का जनकों के बारे में अध्ययन करेंगे। भाई जो प्लांट फिजियोलॉजी है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस पादप की जो कार्यकीय प्रक्रियाएं होती है उसका अध्ययन हम प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। तो जो प्लांट फिजियोलॉजी है, पहले इसके अगर जनक की बात करें तो प्लांट फिजियोलॉजी का जो जनक है उसका नाम है स्टीफन हेल्स। स्टीफन हेल्स मतलब फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी। कौन है? स्टीफन हेल्स। अगर हम इंडिया में प्लांट फिजियोलॉजी के जनक के बारे में बात करें तो वो कौन है? इंडियन प्लांट मतलब फादर ऑफ इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी, वह कौन है? सर जेसी बोस। तो जो प्लांट फिजियोलॉजी का जनक है वर्ल्ड वाइड देखें तो वह है स्टीफन हेल्स, और इंडियन प्लांट फिजियोलॉजी के जनक की बात करें तो वह है सर जेसी बोस। अब हम हमारी यूनिट स्टार्ट करते हैं फोटोसिंथेसिस। तो फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या होता है? ग्रीन प्लांट्स में होने वाली एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट्स फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के द्वारा क्या बनाते हैं? फूड का निर्माण करते हैं। मतलब पादपों में भोजन निर्माण की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। अगर हम इसके टेक्निकल डेफिनेशंस की बात करें तो फोटो का मतलब क्या होता है? फोटोसिंथेसिस में जो ये फोटो है इसका मतलब क्या होता है? प्रकाश मतलब लाइट, और सिंथेसिस का मतलब टू प्रोड्यूस इट या टू फॉर्म या टू बिल्डिंग अप।
मतलब कुछ ना कुछ प्रोड्यूस या उत्पादित कर रहे हैं या कुछ ना कुछ बना रहे हैं हम, तो उसे ही क्या करेंगे, और वो किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में। इसे ही फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। अब प्रकाश संश्लेषण में क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। एक तो हमें लाइट की रिक्वायरमेंट है, एक CO2 की रिक्वायरमेंट है, और इसके साथ क्या है, वाटर की रिक्वायरमेंट है। तो प्रकाश तो हमें कौन सा चाहिए, सोलर एनर्जी, और उसकी कौन सी लाइट, विजिबल लाइट। हायर प्लांट्स के लिए तो विजिबल लाइट ही चाहिए, परंतु अगर हम एल्गी या बैक्टीरिया की बात करें तो उनके लिए कुछ ना कुछ तो अल्ट्रावायलेट सी रेडिएशंस या इंफ्रारेड रेडिएशंस, उनमें भी ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, मतलब 300 से 900 नैनोमीटर वाली लाइट्स में। जबकि विजिबल लाइट्स में क्या होती है, 400 से 700 नैनोमीटर लाइट होती है जो विजिबल लाइट्स कहलाती है। इसमें केवल जो हाइयर प्लांट्स है, जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म वाले, वो फोटोसिंथेसिस करते हैं। अगर एल्गी व बैक्टीरिया की बात करें तो विजिबल लाइट्स के अलावा ये इंफ्रारेड रेड लाइट में भी फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो एक तो विजिबल लाइट चाहिए और ये सोलर एनर्जी से हमें मिल जाएगी। एक CO2 चाहिए जो कि एनवायरनमेंट में बहुत सारी मौजूद है, एनिमल्स के द्वारा जो शोषण के फलस्वरूप CO2 मुक्त होती है, उसे प्लांट प्रकाश संश्लेषण में अवशोषित करते हैं। एक वाटर चाहिए, और वाटर कहाँ से आएगा, जो रेनफॉल होती है वही पादप के लिए मुख्य रूप से प्रकाश संश्लेषण के दौरान, या वाटर ही, रेनफॉल का जो वाटर है वही फोटोसिंथेसिस में काम आने वाला जल है। अब इसके बाद इसकी थोड़ी टेक्निकल डेफिनेशंस की बात करते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है वह कौन कौन सी प्रोसेस है। प्रकाश संश्लेषण में अपन क्या बना रहे हैं, फूड या ग्लूकोज का या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर रहे हैं। अगर कोई चीज़ बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, एनाबॉलिज्म। मतलब जो प्रकाश संश्लेषण है वह कैसी प्रक्रिया है, एनाबॉलिक प्रोसेस है। एक कैसी प्रक्रिया है यह, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, उष्मा शोषी। एनाबॉलिक का मतलब बनाना। उष्मा शोषी क्यों हुई, क्योंकि इसमें लाइट का एब्जॉर्प्शन हो रहा है या लाइट का अवशोषण हो रहा है, इस कारण यह उष्मा शोषी अभिक्रिया है। एक ये कौन सी अभिक्रिया है, रेडॉक्स रिएक्शन, या हम कह सकते हैं कि अपचयन आक्सीकारी प्रक्रिया है। मतलब रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन, या हम बोल सकते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन है। अब रिडक्शन ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्यों है यह, रिडक्शन का मतलब क्या होता है, अपचयन। अब यहाँ पर अपचयन किसका होगा, अपचयन होता है CO2 का, क्योंकि CO2 आगे जाकर किस में कन्वर्ट हो जाती है, हेक्सोज में या ग्लूकोज में। और अपचयन का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का और H+ का जुड़ना ही क्या कहलाता है, अपचयन कहलाता है। तो इसके साथ CO2 के साथ इलेक्ट्रॉन जुड़ेंगे और H+ आयन जुड़ेंगे, जिसके कारण ग्लूकोज का फॉर्मेशन होगा। तो ये कौन सी प्रक्रिया है, रिडक्शन प्रक्रिया है। अब ये ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण क्यों हुई, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, वाटर का फोटोलाइसिस होता है। फोटोलाइसिस या प्रकाश जल अपघटन होता है वाटर का, जिसके कारण ये ऑक्सीडेशन प्रक्रिया भी है। तो जो प्रकाश संश्लेषण है वो कौन सी प्रक्रिया है, एनाबॉलिक, एंडोथर्मिक व रेडॉक्स रिएक्शन या रिडक्शन ऑक्सीडेशन प्रक्रिया है, जो किसके अंतर्गत होगी, केवल ग्रीन प्लांट्स के अंतर्गत होगी या क्लोरोफिल युक्त कोशिका के अंतर्गत होगी। मतलब क्लोरोफिल युक्त कोशिका के अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण होता है। भले पादप की वो कोई सी भी कोशिका हो, उसकी पत्तियों की मेसोफिल कोशिकाएं हो सकती हैं या उसकी जड़ की कोशिकाएं हो सकती है, परंतु उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट होना चाहिए। जैसे आपने पढ़ा होगा ट्रापाओ, जो सिंगाड़ा की जड़ें होती है वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है। क्यों कार्य करती है, क्योंकि उनकी जड़ों में भी क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स उपस्थित होता है। किसी की रूट्स प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं, जिसे एफ्रीडा में पढ़ा था हमने सेकंड ईयर में। उसमें क्या होता है, उसका तना प्रकाश संश्लेषण करने लग जाता है,
तो तना प्रकाश संश्लेषण करने क्यों लग जाता है? क्योंकि उनमें क्लोरोफिल पिगमेंट्स होता है। तो हम यहाँ से एक काफ़ी अच्छी डेफिनेशन निकाल सकते हैं कि पादप की जो क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं होती हैं, क्लोरोफिल युक्त कोशिका वह क्या करती है? प्रकाश की उपस्थिति में, प्रकाश की कौन सा? विजिबल लाइट, प्रकाश की उपस्थिति में CO2 व H2O से इसका निर्माण करती है, फूड का या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है। और इसके साथ साथ क्या होती है? ऑक्सीजन वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में मुक्त होती है। क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? CO2 को ग्रहण किया जाता है और ऑक्सीजन का निष्कासन किया जाता है। तो पादप की क्लोरोफिल युक्त कोशिका में हो गया, मतलब पिगमेंट चाहिए, एक विजिबल लाइट चाहिए, एक CO2 चाहिए जो एनवायरनमेंट से मिल जाएगी, और H2O क्योंकि रेनफॉल के द्वारा पादप मृदा से अवशोषित कर लेगा, और उसके द्वारा फूड या कार्बोहाइड्रेट या हेक्सोज या सिंपल शुगर या जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनका निर्माण हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है हम यहाँ पर ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि पादप की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं प्रकाश व CO2 H2O के द्वारा सिंपल कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करती है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का निर्माण करती है। आपने देखा होगा कि C3 साइकिल पड़ी होगी। C3 साइकिल में क्या होता है? जो रुबिस्को एंजाइम होता है वह क्या कार्य करता है? CO2 किससे जाकर जुड़ती है? रुबिस्को एंजाइम की उपस्थिति में RUDP से, और क्या बनता है? 106 कार्बन की क्यूको शुगर बनती है, उसके बाद फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, फिर फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड बनता है, फिर फॉस्फोग्लिसरेल्डिहाइड की कुछ मात्रा DHAP में कन्वर्ट हो जाती है। उसके बाद इरिथ्रोज, 4-फॉस्फेट, ग्लूकोज, 6-फॉस्फेट, विभिन्न प्रकार की शुगर्स बनती हैं। मतलब विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का निर्माण हो रहा है। सिंपल कार्बोहाइड्रेट का निर्माण तो होगा ही सही, परंतु विभिन्न प्रकार के कार्बनिक यौगिकों का निर्माण होने के कारण इसकी डेफिनेशन में थोड़ा सा चेंज कर देंगे कि पादप की क्लोरोफिल युक्त कोशिकाएं प्रकाश की उपस्थिति में CO2 तथा H2O के उपयोग से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करती है, जिसमें ऑक्सीजन वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में मुक्त होती है। तो ये थी इसकी डेफिनेशन। अब आपने देखा होगा कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें क्या होता है? CO2 को किसमें कन्वर्ट किया जा रहा है? यहाँ पर C6H12O6 में। और CO2 क्या है? कार्बन है CO2 में, उसे किसमें कन्वर्ट किया जा रहा है? कार्बनिक कार्बन में। तो प्रकाश संश्लेषण में अकार्बनिक कार्बन को कार्बनिक कार्बन के रूप में रूपांतरित किया जाता है। अब आपने देखा होगा जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें दो रिएक्शन होती है, एक तो लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस। इसमें दो प्रकार की रिएक्शन होती हैं, एक तो लाइट रिएक्शन, एक डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में क्या होगा? लाइट की उपस्थिति में क्या बनाएंगे हम? ऐसी मिलिट्री पावर बनाएंगे, ऐसी मिलिट्री पावर का मतलब जानते हो आप? स्वांगीकारी ऊर्जा, मतलब ATP का या NADPH2 का निर्माण करेंगे। तो लाइट रिएक्शन में इसका निर्माण करेंगे, फिर इनका उपयोग किसमें किया जाएगा? डार्क रिएक्शन के अंतर्गत CO2 के अपचयन में किया जाएगा। तो जो CO2 को जो हाइड्रोजन और इलेक्ट्रॉन प्रदान करने का जो कार्य किया जाएगा वो किसके द्वारा किया जाएगा? इन एसिमिलेटरी पावर के द्वारा इसको प्रदान किया जाएगा, जिसके कारण CO2 का अपचयन होगा। तो इसमें क्या होता है? प्रकाश संश्लेषण में जो लाइट यहाँ पर हम प्राप्त करेंगे इसको किसके रूप में चेंज कर रहे हैं? ATP के रूप में। मतलब हम यहाँ पर प्रकाश ऊर्जा को, ATP क्या है? रासायनिक ऊर्जा, इसमें रूपांतरित कर रहे हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित
किया जाता है। परंतु प्रकाश ऊर्जा यहाँ पर जब रासायनिक ऊर्जा के रूप में रूपांतरित होगी तो प्रकाश ऊर्जा को पहले विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होना पड़ेगा। विद्युत ऊर्जा या इलेक्ट्रिक एनर्जी, पहले इलेक्ट्रिक एनर्जी के रूप में रूपांतरित होगी, फिर ये इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या बनाएगी, रासायनिक ऊर्जा या एटीपी या NADPH2 का निर्माण करेगी। क्योंकि आपने देखा होगा प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन होती है। अब जो प्रकाश संश्लेषण होता है वो कहाँ पर होता है, हरित लवक के अंदर या क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा। तो अगर हरित लवक की जो संरचना होती है, हम एक बेसिक समझ रहे हैं, यहाँ पर मेरे को समझाना है कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी बनती कैसे है। इसमें क्या होता है, जो हरित लवक होता है एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है। इसमें क्या होता है, एक तो आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक इनर मेम्ब्रेन होती है। इन दोनों के बीच में क्या होती है, पेरीप्लास्टिडियन स्पेस, और इसका जो अंदर का पोर्शन है ये क्या कहलाता है, स्ट्रोमा कहलाता है। अब जो स्ट्रोमा में एक मेम्ब्रेनस सिस्टम पाया जाता है जिसमें विभिन्न थाइलेकोइड एक ढेरी के रूप में अरेंज होते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, ग्रेनम। और बहुत सारे ग्रेनम आपस में मिलकर ग्रेना का निर्माण कर देते हैं और एक इसके द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, इंटर ग्रेनम थाइलेकोइड्स के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो मैं यहाँ पर, और इसका जो एक ये पोर्शन है, क्योंकि ये वाला थाइलेकोइड है, ये भी थाइलेकोइड है, ये भी थाइलेकोइड है, बहुत सारे थाइलेकोइड आपस में अरेंज होकर डेरी नुमा संरचना बनाते हैं जिसे ग्रेनम कहा जाता है। और बहुत सारे ग्रेनम आपस में इंटर ग्रेनम थाइलेकोइड के द्वारा जुड़कर ग्रेना का निर्माण करते हैं। और यहाँ पर क्या भरा हुआ है, स्ट्रोमा होता है। और यहाँ स्ट्रोमा में क्या होता है, 70S राइबोसोम होंगे, एक रूबिस्को एंजाइम होगा। इसका हम बाद में डिटेल स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो लाइट रिएक्शन होती है और जो डार्क रिएक्शन होती है, लाइट रिएक्शन कहाँ पर होगी, इस जो थाइलेकोइड वाला पोर्शन है, क्योंकि क्लोरोफिल जो पिगमेंट्स होते हैं या जो एसेसरी या सहायक पिगमेंट होते हैं वह थाइलेकोइड वाले पोर्शन में ही रहते हैं। स्ट्रोमा वाले पोर्शन में आपको पिगमेंट देखने को नहीं मिलेंगे। और जो लाइट रिएक्शन होगी वो यहाँ पर होगी थाइलेकोइड वाले पोर्शन में। तो जब भी पादप के ऊपर प्रकाश गिरेगा तो वह क्लोरोप्लास्ट को भेजते हुए कहाँ पर आएगा, थाइलेकोइड पर गिरेगा। और थाइलेकोइड में क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट होता है और साथ में सहायक पिगमेंट्स भी होते हैं। तो जैसे ही प्रकाश गिरेगा तो पहले सहायक पिगमेंट के ऊपर गिरेगा, और सहायक पिगमेंट क्लोरोफिल एक पिगमेंट को प्रकाश देने का कार्य करेंगे, जिसके कारण जो क्लोरोफिल एक पिगमेंट है इसका इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो जाएगा। क्योंकि जैसे ही हम प्रकाश गिराते हैं तो इलेक्ट्रॉन उसकी कक्षा से उत्तेजित अवस्था में या उत्तेजित कक्षा में या ऊपर की कक्षाओं में चला जाता है, और धीरे धीरे ये इलेक्ट्रॉन वापस से ऊपर की कक्षा में चलता जाएगा और वापस से एनर्जी रिलीज होगी और वापस से क्लोरोफिल पिगमेंट के पास आ जाएगा या किसी अन्य फोटो सिस्टम के पास चला जाएगा। इस दौरान क्या होगी, एनर्जी उत्सर्जित होगी और इस एनर्जी का उपयोग करते हुए हम क्या बनाएंगे, एटीपी या NADPH2 का निर्माण करेंगे। तो हमने क्या किया, प्रकाश गिरा इसके ऊपर, प्रकाश गिरने पर क्लोरोफिल पिगमेंट से क्या उत्सर्जित हुए, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हुए। तो जो प्रकाश ऊर्जा पहले इसमें कन्वर्ट हो गई यहाँ पर विद्युत ऊर्जा में, और उस विद्युत ऊर्जा के द्वारा हम क्या बना रहे हैं, एटीपी या NADPH2 का निर्माण कर रहे हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, जो लाइट एनर्जी है वह विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित होती हुई रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। अब हम इसकी जो रिएक्शन है वह लिखते हैं कि प्रकाश संश्लेषण की रिएक्शन कैसे लिखी जाती है। तो मैं बता दूं आपको, CO2 प्लस H2, यहाँ पर क्या चाहिए हमें, क्लोरोफिल पिगमेंट चाहिए, और इनकी और साथ में क्या चाहिए, विजिबल
लाइट चाहिए। और किसके रूप में रूपांतरित हो जाएगा? यह सिंपल कार्बोहाइड्रेट या कार्बनिक यौगिकों के रूप में रूपांतरित हो जाएगा और साथ में क्या बनेगी? ऑक्सीजन बनेगी। तो इसको बैलेंस करो आप। 6 CO2 कार्बन 6 12 H2O यह हो गया। तो ये थी फोटोसिंथेसिस की एक सही डेफिनेशन। कार्बन डाइऑक्साइड H2O के द्वारा क्लोरोफिल पिगमेंट और विजिबल लाइट्स की प्रेजेंस में सिंपल कार्बोहाइड्रेट के निर्माण की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? फोटोसिंथेसिस। और इसमें जो ऑक्सीजन वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में निर्मित होती है। इसके बाद हम प्रकाश संश्लेषण के हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं। हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड, फोटोसिंथेसिस, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो अगर इसके इतिहास की बात करें तो सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक था जिसका मैंने अभी जिक्र किया पहले भी, स्टीफन हेल्स, जिन्हें फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी भी कहा जाता है। फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी का जनक स्टीफन हेल्स। इसने सर्वप्रथम बताया था कि प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान पोषण का कुछ भाग वायुमंडल से भी ग्रहण करते हैं। फोटोसिंथेसिस के दौरान पोषण का कुछ भाग वायुमंडल से भी ग्रहण करते हैं तथा इस प्रक्रिया में प्रकाश भी अपना योगदान देता है। सर्वप्रथम जो वैज्ञानिक थे स्टीफन हेल्स, जिन्हें फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी भी कहा जाता है, इन्होंने सर्वप्रथम अपना जो विचार प्रस्तुत किया था कि पोषण का जो कुछ भाग होता है वह प्लांट्स में वायुमंडल के द्वारा ग्रहण किया जाता है और उसमें प्रकाश भी अपना योगदान देता है। इसके बाद में परंतु जो उस समय स्टीफन हेल्स को यह पता नहीं था कि वायुमंडल में विभिन्न गैसों का मिश्रण है, इसलिए वह गैसीय एक्सचेंज के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाए थे कि पादप फोटोसिंथेसिस के दौरान CO2 को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। बस यह बताया था कि वायुमंडल से कुछ न कुछ ग्रहण किया जाता है और उसमें लाइट का भी योगदान होता है जिसके द्वारा पादप फूड बनाते हैं। इसके बाद सेकंड साइंटिस्ट है हमारे जोसेफ प्रिस्टले। जोसेफ प्रिस्टले, और आपको पता है इन्होंने एक कैंडल जार एक्सपेरिमेंट किया था और बताया था कि पादप वायुमंडल को शुद्ध करने का कार्य करते हैं। प्लांट्स वायुमंडल को शुद्ध करने का कार्य करते हैं। अब वायुमंडल को शुद्ध क्यों करेगा? क्योंकि इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था वह एक कैंडल जार एक्सपेरिमेंट था। इसमें एक मोमबत्ती को उन्होंने जलाई था, साथ ही प्लांट्स भी लगाया था। तो जो मोमबत्ती के द्वारा जलने से क्या गैस रिलीज होती है? CO2 रिलीज होगी। CO2 को यह पादप प्रकाश संश्लेषण में यूज कर लेते हैं और ऑक्सीजन को मुक्त कर देते हैं। ऑक्सीजन इनके जलने में सहायक होती है। तो इन्होंने यह बताया था कि पादप वायुमंडल को शुद्ध करने का कार्य करते हैं कैंडल जार एक्सपेरिमेंट के द्वारा। इसके बाद हमारे अगले वैज्ञानिक हैं NT डी सांसर। NT डी सांसर
इन्होंने बताया था कि पादप में जो ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस के दौरान, जो O2 रिलीज होती है वो कहाँ से आती है। इन्होंने बताया था कि वह CO2 से आती है। पादप में जो ऑक्सीजन गैस प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो रिलीज होती है वह कम्स फ्रॉम CO2। O2 कम्स फ्रॉम CO2 इन द फोटोसिंथेसिस। ये डी सांसरी के द्वारा बताएगा। अब जो सीवी वॉन नील था, इन्होंने बताया था कि पादप में जो ऑक्सीजन गैस आती है वो कहाँ से आती है, H2O के द्वारा आती है। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और वह एक्सपेरिमेंट किया था सल्फर बैक्टीरिया के ऊपर। सल्फर बैक्टीरिया के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, क्योंकि जो फोटोसिंथेटिक जो सल्फर बैक्टीरिया होते हैं वह H2O के स्थान पर किसका उपयोग करते हैं, H2S गैस का उपयोग करते हैं। तो पहले इसकी रिएक्शन लिखते हैं हम, CO2 प्लस H2O, लाइट प्लस पिगमेंट। अब यहाँ पर C6H12O6 तो बनेगा ही सही, और यहाँ पर क्या बनेगी, 12 सल्फर बनेगी। तो यहाँ पर क्या रिलीज होनी चाहिए, ऑक्सीजन रिलीज होनी चाहिए। परंतु यहाँ पर जब सीवी वॉन नील ने सल्फर बैक्टीरिया पर एक्सपेरिमेंट किया, सॉरी यहाँ पर H2S, तो O2 के स्थान पर क्या हुई, सल्फर गैस रिलीज हुई। तो इन्होंने बताया था कि जो ऑक्सीजन गैस आती है वो CO2 से नहीं आती, कहाँ से आती है, H2O से आती है, क्योंकि जो सल्फर है ये रिलीज हुआ है, कहाँ का हुआ है। अगर फोटोसिंथेटिक रिएक्शन की बात करें तो O2 कहाँ से आएगी, यहाँ से आएगी। तो सीवी वॉन नील के द्वारा सल्फर जीवाणु पर प्रयोग किया गया, और इन्होंने बताया था कि प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन गैस आती है वह H2O के द्वारा आती है। अब जो इसका सीवी वॉन नील ने जो एक्सपेरिमेंट किया था सल्फर बैक्टीरिया पर, इसका जो सत्यापन का कार्य किया था या एक्सपेरिमेंटल जो एविडेंस दिया गया था वह 3 वैज्ञानिकों के द्वारा दिया गया था। एक तो रूमेन, आसिद और कामेन के द्वारा दिया गया था। भाई सीवी वॉन नील ने क्या बताया कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस H2O से आती है, और इसका जो एक्सपेरिमेंटल एविडेंस या जो प्रायोगिक जो सत्यापन दिया गया था वो रूमेन, आसिद और कामेन के द्वारा दिया गया था। तो इन्होंने क्या किया था, प्रकाश संश्लेषण में क्या हुआ, जो वाटर है यहाँ पर रेडियो आइसोटोपिक ऑक्सीजन का उपयोग किया था। ऑक्सीजन में आइसोटोपिक मतलब जो ऑक्सीजन थी यहाँ पर भारी वाली ली थी, यहाँ पर रेडियो आइसोटोपिक ऑक्सीजन का उपयोग करते हुए यह पता लगाया था कि जो फोटो गैस आती है वो वाटर के द्वारा आती है। तो यहाँ पर C6H12O6 बनेगा प्लस 6O2 प्लस 6H2O, पिगमेंट प्लस लाइट। तो जो यह ऑक्सीजन गैस आ रही है ये कहाँ से आ रही है, वाटर के द्वारा ही आ रही है। आइसोटोपिक, वह भी कौन सी, रेडियो एक्टिव या रेडियो आइसोटोपिक ऑक्सीजन का जो कि वाटर में प्रेजेंट है उसका उपयोग करते हुए इन्होंने पता लगाया था कि ऑक्सीजन गैस, या प्रायोगिक सत्यापन दिया था कि ऑक्सीजन गैस किसके से आती है, वाटर के द्वारा ही आती है। अब इसके बाद एक वैज्ञानिक थे, हम अभी बात कर रहे थे कि जो प्रकाश संश्लेषण होता है उसमें 2 रिएक्शन इन्वॉल्व होती हैं, एक तो लाइट और एक डार्क रिएक्शन होती है। तो जो डार्क रिएक्शन की खोज का जो श्रेय दिया जाता है वो किसको दिया जाता है, F. ब्लैकमैन नामक साइंटिस्ट को दिया जाता है। F. जो ब्लैकमैन जो वैज्ञानिक था, इन्होंने बताया था कि पादप में लाइट रिएक्शन के साथ साथ, मतलब पादप में लाइट रिएक्शन को क्या कहा जाता है, फोटो केमिकल रिएक्शन। लाइट रिएक्शन को प्रकाश रासायनिक
अभिक्रिया भी कहा जाता है। फोटोकेमिकल रिएक्शन के साथ साथ जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, उसके साथ साथ लाइट की अनुपस्थिति में उसके साथ साथ एक बायोकेमिकल रिएक्शन भी होती है या जैव रासायनिक अभिक्रिया भी होती है जो लाइट इंडिपेंडेंट या लाइट की अनुपस्थिति में होती है। उसे क्या कहा था? डार्क रिएक्शन कहा था। मतलब पादप में फोटोकेमिकल रिएक्शन के साथ साथ जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है उसके साथ साथ एक बायोकेमिकल रिएक्शन भी होती है जो लाइट इंडिपेंडेंट होती है, उसे डार्क रिएक्शन कहा जाता है। तो डार्क रिएक्शन की खोज का श्रेय किसे दिया जाता है? एफ ब्लैकमैन नामक साइंटिस्ट को दिया जाता है। अब जो एफ ब्लैकमैन ने जो ये डार्क रिएक्शन की खोज की थी, अब इसका जो डार्क रिएक्शन की खोज का जो प्रायोगिक सत्यापन या एक्सपेरिमेंटल एविडेंस वह दिया गया था वारबर्ग के द्वारा। भाई डायरेक्ट रिएक्शन होती है या नहीं होती है, ब्लैकमैन ऐसे तो नहीं बोल रहा, तो वारबर्ग के द्वारा प्रायोगिक सत्यापन दिया गया। किसका? डार्क रिएक्शन का या एफ ब्लैकमैन के कार्यों का। एफ ब्लैकमैन का कार्य क्या था? उसने डार्क रिएक्शन की खोज की थी। तो एफ ब्लैकमैन के कार्यों का जो प्रायोगिक सत्यापन दिया गया था वो वारबर्ग के द्वारा दिया गया था। और वारबर्ग ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसे इंटरमीडिएट लाइट एक्सपेरिमेंट कहा जाता था। इंटरमीडिएट लाइट एक्सपेरिमेंट या आंतरायिक प्रकाश प्रयोग। आंतरायिक प्रकाश प्रयोग। इन्होंने देखा था कि जब पादप को अगर हम सतत प्रकाश दें, कंटिन्यूस लाइट दें, तो प्रकाश संश्लेषी उत्पादों मतलब प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन कम मात्रा में प्राप्त होता है। प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन मतलब कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कम मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट या एक्सोज कम मिलेगा। अब क्यों मिलेगा? मतलब अगर पादप को हम सतत प्रकाश या कंटिन्यूस लाइट दें, रोके नहीं लाइट को, पड़ती रहें, तो जो प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन है वह हमेशा कम मिलेगा। अगर हम इस लाइट को तोड़ दें, जैसे पहले 2 मिनट दिया, फिर 2 मिनट रोक दे, या 1 मिनट रोक दे, फिर 2 मिनट दें, फिर 1 मिनट रोक दें, असतत प्रकाश दें, तो प्रकाश संश्लेषण का जो उत्पादन है या कार्बोहाइड्रेट का निर्माण है वह ज़्यादा हो जाएगा या इंक्रीज हो जाएगा। तो इससे हमें क्या पता लगता है? तो इससे हमें पता लगता है कि पादप में कोई ना कोई ऐसी अभिक्रिया होती है जो प्रकाश के द्वारा कंट्रोल की जाती है या प्रकाश के द्वारा प्रभावित की जाती है। मतलब सतत प्रकाश देंगे तो सतत प्रकाश में क्या होगा? लाइट रिएक्शन ज़्यादा होगी और वह ज़्यादा से ज़्यादा क्या बनाएगी? एसिमिलेटरी पावर या स्वर्णिकारी ऊर्जा बनाएगी। मतलब एटीपी या NADPH2 का निर्माण अधिक करेगी और ये ज़्यादा बनेंगे, तो ज़्यादा बनने की वजह से क्या होगी? डार्क रिएक्शन तो उसी स्पीड से चलेगी, तो ये उसमें काम नहीं आ पाएंगे, जिसके कारण जो डार्क रिएक्शन है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन या अभिक्रिया की दर कम हो जाएगी। अगर हम असतत प्रकाश देंगे तो असतत प्रकाश में क्या होगा? ये जो ATP या NADPH2 है ये थोड़े कम मात्रा में बनेंगे और डार्क रिएक्शन काफ़ी स्पीड से चलने लगेगी। तो इससे पता लगता है कि पादप में कुछ ना कुछ ऐसी कोई ना कोई जैव रासायनिक या बायोकेमिकल रिएक्शन होती होगी जो प्रकाश के द्वारा प्रभावित होती है, क्योंकि सतत प्रकाश में
प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण का जो कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन होता है वो किसमें होता है, डार्क रिएक्शन में होता है। लाइट रिएक्शन में तो केवल हम ATP NADP H2 बनाते हैं, फिर इनका उपयोग करते हुए कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, और वह किसमें होता है, डार्क रिएक्शन में होता है। तो ये था बार्बर का इंटरमिटेड लाइट एक्सपेरिमेंट या आंतरायिक प्रकाश अनुप्रयोग। अब इसके बाद जो साइंटिस्ट था, एक हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड की ओर बात करते हैं, रॉबर्ट हिल। रॉबर्ट हिल ने क्या बताया था कि जो प्रकाश संश्लेषण में, रॉबर्ट हिल ने बताया था कि प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन गैस जो रिलीज होती है, या ऑक्सीजन गैस रिलीज होती है, और किससे रिलीज होती है, H2O से। ये कब रिलीज होगी, जब पादप में कोई न कोई इलेक्ट्रॉन व H+ ग्राही उपस्थित रहेगा। और इलेक्ट्रॉन व H+ ग्राही कौन होते हैं, NADP+ होगा, या कोई न कोई फेरिसाइनाइड उपस्थित हो सकता है। NADP फेरिसाइनाइड या DCPIP डाइक्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल, जो कि एक डाई है, वो उपस्थित हो सकता है। मतलब H2O से ऑक्सीजन गैस कब रिलीज होगी, एक विशिष्ट इलेक्ट्रॉन व हाइड्रोजन ग्राही की उपस्थिति में ही H2O से ऑक्सीजन रिलीज होगी। और इन इलेक्ट्रॉन ग्राही या जो हाइड्रोजन ग्राही है, H+ ग्राही है, इनको क्या कहा जाता है, हिल रिजेंट्स कहा जाता है। मतलब हिल रिजेंट्स की आवश्यकता है ऑक्सीजन गैस को रिलीज करने के लिए। इसी कारण जो प्रकाश अभिक्रिया होती है या प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, इसे क्या कहा जाता है, हिल रिएक्शन भी कहा जाता है। और हिल रिजेंट किन्हें कहा जाता है, NADP+ फेरिसाइनाइड या DCPIP डाइक्लोरोफिनॉल इंडोफिनॉल, जो कि एक डाई है या एक अभिरंजक है। ये इलेक्ट्रॉन को और H+ को ग्रहण करने का कार्य करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान तो इलेक्ट्रॉन को और H+ को कौन ग्रहण करेगा, NADP+ ग्रहण करेगा। और क्योंकि NADP+ इलेक्ट्रॉन प्लस H+ किस में रूपांतरित हो जाएगा, ये NADPH2। और यही तो चाहिए हमें CO2 को अपचयित करने के लिए। तो इन्हें क्या कहा जाता है, हिल रिएजेंट कहा जाता है। इसी कारण जो प्रकाशिक अभिक्रिया होती है उसे हिल रिएक्शंस भी कहा जाता है। अब इसके बाद बात करते हैं हम ओकावा एंड विस्चेक। इन्होंने सर्वप्रथम बताया कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान NADPH2 का निर्माण होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान या प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो लाइट रिएक्शन होती है उसमें क्या होता है, NADP+ से NADPH2 का निर्माण होता है, जो प्रमुख अपचायक ऊर्जा है। अपचायक ऊर्जा है या रिड्यूसिंग एनर्जी है। ये किसके द्वारा बताया गया था, ओकावा एंड विस्चेक, जो दो साइंटिस्ट थे। इन्होंने बताया था कि प्रकाश संश्लेषण की लाइट रिएक्शन के दौरान NADP+ से किसका निर्माण होता है, NADPH2 का निर्माण होता है, जो एक प्रमुख अपचायक ऊर्जा है। और ये अपचायक ऊर्जा CO2 को अपचयित करने में काम आएगी। CO2 को अपचयित करके किसका निर्माण कर देगी, ये ग्लूकोज का निर्माण कर देगी। ये ओकावा एंड विस्चेक के द्वारा बताया गया था। इसके बाद हम बात करते हैं हेच एंड स्लेक साइकिल, क्योंकि हमने लाइट रिएक्शन के दौरान क्या बना ली है, NADPH2 बना ली है व ATP बना ली है। अब जो इसका यूज कहाँ पर किया जाएगा, डार्क रिएक्शन में किया जाएगा।
तो जो डार्क रिएक्शन की जो खोज का श्रेय दिया जाता है वह तो एफ ब्लैकमैन को दिया जाता है, परंतु जो डार्क रिएक्शन का जो चक्रीय प्रक्रम है, क्योंकि डार्क रिएक्शन या उसे कहा जाता है C3 साइकिल या H या स्लेक साइकिल, क्योंकि हेच व स्लेक नामक साइंटिस्ट ने इसे खोजा था, इसी कारण इसे हेच या स्लेक साइकिल भी कहा जाता है, या C3 साइकिल भी कहा जाता है, या डार्क रिएक्शन भी कहा जाता है, या ब्लैकमैन रिएक्शन भी कहा जाता है। इतने नाम है इसके। तो जो एफ ब्लैकमैन के द्वारा तो डार्क रिएक्शन की खोज की गई थी, परंतु जो डार्क रिएक्शन का जो चक्रीय प्रक्रम है, क्योंकि डार्क रिएक्शन में क्या होता है, CO2 को किसके द्वारा ग्रहण किया जाएगा, RUDP के द्वारा, और रिबुस्को एंजाइम की हेल्प से यहाँ पर क्या बनेगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा। पहले तो 6 कार्बन का एक कीटो एसिड बनेगा, वो बाद में 3 कार्बन वाले 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड में चेंज हो जाएगा। फिर इसका डिहाइड्रोजिनेशन होगा NADPH2 की प्रेजेंस में, और क्या बनेगा, PGAL बनेगा। इसकी कुछ मात्रा DHAP में कन्वर्ट होती जाएगी। फिर इससे विभिन्न प्रकार की शुगर्स बनेगी, मोनोसेकेराइड शुगर बनेगी, जैसे सीडू, हेप्टोलेरोज, जाइलुलोज, इरिथ्रोज, ग्लूकोज, ऐसी विभिन्न शुगर बनेगी, और इनके द्वारा क्या बने जाएगा, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का निर्माण हो जाएगा। और ऐसे ही जो इधर वापस से किसका पुनरुत्पादन हो जाएगा, RUDP का पुनरुत्पादन हो जाएगा। तो ये जो सारा ही जो चक्रीय प्रक्रम बताया गया था, यह बताया गया था हेच और स्लेक नामक साइंटिस्ट के द्वारा। तो जो डार्क रिएक्शन का जो चक्रीय प्रक्रम को किसने प्रदर्शित किया था, हेच व स्लेक नामक साइंटिस्ट ने बताया था। इसके पश्चात जो मेनली जो हम हमारे आसपास जितने भी प्लांट्स देखते हैं, उनमें तो प्रकाश संश्लेषण में जो डार्क रिएक्शन का C3 साइकिल ही संपन्न होता है, परंतु जो कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जिनमें C4 साइकिल भी पाई जाती है, इन्हें C4 प्लांट्स कहा जाता है। और इनमें यह एक अडेप्टेबल कैरेक्टर के लिए C4 प्लांट्स का डेवलप हुआ, क्योंकि इनमें क्रेंज एनाटोमी पाई जाती है, 2 प्रकार के हरित लवक बनेंगे, इसके कारण फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट इनमें ज़्यादा मात्रा में बनेगा। तो जो C4 जो प्लांट्स होते हैं, इनमें जो फर्स्ट स्थायी जो प्रोडक्ट बनता है वह 4 कार्बन वाला ऑक्जेलो एसिटिक एसिड या OA होता है, इसी कारण पादपों को C4 प्लांट्स भी कहा जाता है। C3 प्लांट्स में जो फर्स्ट स्थायी प्रोडक्ट बनेगा वह कौन बनेगा, 3 कार्बन वाला फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनेगा, इसी कारण इन्हें C3 प्लांट्स भी कहा जाता है। तो जो C4 जो प्लांट्स या जो C4 जो साइकिल थी, इसकी जो खोज की गई थी वह की गई थी, सॉरी, यहाँ पर जो C3 साइकिल थी इसकी खोज तो की गई थी केल्विन नामक साइंटिस्ट के द्वारा, और जो C4 जो साइकिल थी इसकी खोज की गई थी हेच व स्लेक नामक साइंटिस्ट के द्वारा। तो ये थोड़ा सा चेंज करना है यहाँ पर। C3 साइकिल केल्विन नामक साइंटिस्ट के द्वारा डिस्कवर किया गया था, C4 साइकिल हेच व स्लेक नामक वैज्ञानिक के द्वारा जो गन्ने का प्लांट था उसमें खोजा गया था। अब इसके अलावा एक साइकिल और पाई जाती है पादपों में डार्क रिएक्शन के लिए, उसे CM साइकिल कहा जाता है या क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल कहा जाता है, और इन पादपों को CM पादप कहा जाता है। ये जीरोफाइट्स पादपों में मिलेगी, और काफ़ी एडवांस प्रकार की या इनमें अडेप्टेबल जो कैरेक्टर है इनको डेवलप करने के लिए इस साइकिल का निर्माण हुआ है। और इस साइकिल का जो देखा था वह देखा था रूहानी, इटाल, रूहानी और उसके सहयोगियों के द्वारा इस CAM साइकिल की खोज की गई थी। अब इसके बाद यह था प्रकाश संश्लेषण का हिस्ट्रिकल बैकग्राउंड। अब इसके बाद बात करते हैं हम प्रकाश संश्लेषण का महत्व। अगला टॉपिक है हमारा प्रकाश संश्लेषण का महत्व। अब इम्पोर्टेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस का महत्व क्या है। तो आपने देखा होगा कि पृथ्वी पर
जितने भी अकार्बनिक पदार्थों से कार्बनिक पदार्थों का निर्माण होता है। इनऑर्गेनिक सबस्टांसेस से ऑर्गेनिक सबस्टांस या ऑर्गेनिक मैटर का निर्माण होता है, वह किसके द्वारा संभव हो पाया है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही संभव हो पाया है। और प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो ऑर्गेनिक जो या कार्बनिक पदार्थ बनेंगे, इन्हें पादप अपनी उपापचयी क्रियाओं में तो उपयोग लेंगे ही सही, साथ ही यह किसे प्रदान करेंगे? परपोषियों को। परपोषियों को भी ये ऑर्गेनिक सबस्टांस या कार्बनिक पदार्थ किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? पादपों के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। अब परपोषियों को अब ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली दोनों ही तरीके से प्रदान कर सकते हैं। जैसे हम पादपों से डायरेक्टली रूप से या प्रत्यक्ष रूप से कार्बनिक पदार्थों को प्राप्त कर लेते हैं, जैसे विभिन्न सब्जियां हैं, फल फ्रूट से डायरेक्टली तो प्राप्त कर लेते हैं, परंतु जो कुछ एनिमल्स या कुछ परपोषी ऐसे भी होते हैं जो पादपों पर इनडायरेक्टली रूप से डिपेंड होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? सेकेंडरी कंज्यूमर कहा जाता है या मांसाहारी कहा जाता है, जो विभिन्न जीवों के ऊपर डिपेंड रहते हैं और वह जीव पादपों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली परपोषियों के द्वारा जो कार्बनिक पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, वो किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? पादप के द्वारा, पादप से प्राप्त किए जाते हैं। और पादप उन कार्बनिक पदार्थों को किसके द्वारा बनाएगा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाएगा। तो एक इम्पोर्टेंस तो यह हो गया कि विभिन्न प्रकार की जो एनर्जी का जो स्रोत होता है या कार्बनिक पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, वो पादप के द्वारा ही प्राप्त किए, पादप से ही प्राप्त किए जाते हैं। अगला इकोनॉमी जो इम्पोर्टेंस है इसका, पृथ्वी पर जो CO2 और जो O2 चक्र है, CO2 और O2 जो साइकिल है, वो किसके द्वारा मेंटेन रहती है? प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही मेंटेन रहती है। क्योंकि अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तो क्या नहीं होगा? CO2 का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा और CO2 एनवायरनमेंट में बढ़ती चली जाएगी और ऑक्सीजन की मात्रा घटती चली जाएगी और CO2 O2 जो साइकिल है उसका चक्र बिगड़ जाएगा। तो CO2 O2 चक्र को जो मेंटेन रखने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ही किया जाता है। अब थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं। थर्ड महत्व क्या है इसका? विभिन्न जीवों में जो जितनी भी जैविक अभिक्रियाएं होती है, वाइटल एक्टिविटीज, वाइटल एक्टिविटीज, उसके लिए किसकी ज़रूरत है? ऊर्जा की ज़रूरत है। तो विभिन्न जीवों की जो जैविक क्रियाएं है उनके लिए ऊर्जा किसके द्वारा प्रदान की जाएगी? प्लांट्स के द्वारा प्रदान की जाएगी या फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही प्रदान की जाती है। इसके बाद हम अगले पॉइंट्स की बात करते हैं। आपने देखा होगा कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज का निर्माण हो रहा है, परंतु ग्लूकोज के निर्माण के साथ साथ पादपों में विभिन्न प्रकार के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के प्रोडक्ट भी बनते हैं या आर्थिक महत्व के प्रोडक्ट भी बनते हैं। जैसे गोंद का निर्माण हो जाता है, रेजिन का निर्माण हो जाता है, टेनिन का निर्माण हो जाता है। तो ये क्या है? विभिन्न प्रकार के इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के प्रोडक्ट हैं जिनका निर्माण किसके द्वारा होता है? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा या प्रकाश संश्लेषण के बाई प्रोडक्ट है यह। मतलब विभिन्न प्रकार के जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट के जो प्रोडक्ट हैं इनका निर्माण भी फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही संभव है। और आप देखते हो कि विभिन्न प्रकार के ऊर्जा के जो संसाधन हैं या जो ऊर्जा के जो स्रोत हैं, कोयला है, पेट्रोलियम है, इनका निर्माण डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से किसके द्वारा हुआ है? फोटोसिंथेसिस के द्वारा हुआ है। हुआ है कि नहीं हुआ है? जो कोयला बना है, किसी न किसी जो क्लाइमेटिक एक्टिविटीज है उसके द्वारा पादप जो जमीन के ऊपर थे वो मृदा में दब गए और बाद में धीरे धीरे उनसे कोयला या पेट्रोलियम का निर्माण हुआ। और पादप में क्या बना? पहले कुछ ना कुछ
लकड़ी वकड़ी बनी होगी और वो इसका निर्माण किसके द्वारा हुआ होगा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा ही हुआ होगा। तो जो जीवाश्म ईंधन है जैसे कोयला, पेट्रोलियम, इनका निर्माण भी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा संपन्न हुआ है। तो ये था हमारा प्रकाश संश्लेषण का महत्व। अब अगले जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम प्रकाश संश्लेषण में जो पिगमेंट यूज हो रहे हैं, जैसे क्लोरोफिल ए पिगमेंट है, क्लोरोफिल बी पिगमेंट है, विभिन्न प्रकार के कैरोटीनॉइड से, कैरोटीनॉल्स हैं, जेंथोफिल से, फाइकोसाइनिन है। तो मतलब जो यूनिवर्सल जो प्लांट्स में जितने भी जो पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे बैक्टीरिया से लेकर हायर प्लांट्स तक, तो उनकी स्टडी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंतर्गत करेंगे। थैंक यू।